वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जो लोग हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे मुंसलिक हैं वो ये बात जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे बाय सेल कॉल्स दे रहे होते हैं और हम प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं और साथ में इंडेक्स अपडेट भी आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिल रही होती है। जो लोग अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पाए, मैं यहाँ पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल बायो में भी डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद इंडेक्स अपडेट आप लोगों को देता हूँ और साथ में कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जिनमें मुझे लग रहा है कि गेन आ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो पहले हमारे पास एक न्यूज़ है जो कि पाक कतर वाली है, जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इसका आईपीओ हो रहा है, क्या करें। अच्छा, इसके साथ मैं इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और भी आईपीओ बता दूं। सर्विस वालों का भी जो आईपीओ है वो भी आने वाला है। तो बात दरअसल ये है कि मैं आईपीओ को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक चीज़ बिल्कुल नई मार्केट में आती है तो उसमें एकदम से पंप आता है, उसके बाद उसमें एक डंप आता है और वो अपनी एक सपोर्ट जो है वो बनाती है एंड देन वहाँ से वो वापस निकलती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास उसकी जो पहली एक आईपीओ के बाद एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर आ जाए ना, तो बेशक उसकी क्वार्टरली आ जाए रिपोर्ट, हमें थोड़ा सा उसका एक अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट कहाँ पे मार्केट में जो वो स्टॉक है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि उसको थोड़ा सा जो है टाइम दिया करें, एडजस्ट होना दिया करें, उसका चार्ट जो है वो थोड़ा सा चलने दिया करें, उसके बाद ये है कि हम उसमें जाएँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि डेफ़िनेटली फिर हम जो है उसमें एक अच्छी सपोर्ट पे उसमें बाइंग कर सकेंगे। सो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं, क्योंकि देखें मैं जो काम खुद कर रहा होता हूँ मैं वही रिकमेंड करता हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि जो काम मैं खुद ना कर रहा हूँ वो मैं रिकमेंड कर दूँ। तो मैं खुद कभी भी आईपीओ में जो है इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं हमेशा चीज़ को आने देता हूँ, उसको थोड़ा सा प्ले होने देता हूँ। जब वो अपना एक चार्ट थोड़ा सा प्ले करती है, अपनी एक मेजर सपोर्ट बनाती है, देन वहाँ पे फिर हम उसमें बाइंग करते हैं। जिस तरह एफसीएल जो है उसका आईपीओ हुआ था फास्ट केबल का, तो उसके बाद जब उसने आके अपनी एक सपोर्ट बनाई थी तो हमने वहाँ पे उसे लिया था। इसी तरह बीएफ बायो था कि जब उसने अपनी एक सपोर्ट बनाई थी वहाँ से हमने लिया था और हमने उसमें एक अच्छे गेंस कमाए थे और अच्छी जगह पे प्रॉफिट टेकिंग की थी। इसके बाद एफपीसीएल है और इनका जो है वो एक जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिसके ऊपर जो है आपने देखा है कि फातिमा में हमें एक रैली भी नज़र आई है। उसके बाद हमारे पास डाटा पोर्टल है जिसमें 800 पॉइंट मार्केट ने डाल दिए हैं। वैसे तो मार्केट मज़ीद ऊपर भी गई थी लेकिन उसके बाद सेलिंग आई और मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी गई थी, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट ने रिकवरी दे दी। आप चलते हैं इंडेक्स पे और इंडेक्स का थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि इंडेक्स में यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी, जिसके बाद एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से चलेगी। मार्केट ने उसके बाद एक हमें बहुत ही बेहतरीन गैप अप ओपनिंग दी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरी, जो कि मैंने डिस्कॉर्ड पे अपने मेंबर्स को बता भी दिया था कि इतना बड़ा गैप है, ये मार्केट डेफिनेटली फिल करने आएगी। मार्केट उसने उस गैप को फिल किया और जब मार्केट 166-300 पे गई तब भी मैंने अपने मेंबर्स को बताया कि यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाए और वहीं से मार्केट बाउंस बैक करी। उसके बाद क्या हुआ कि 230 जब मार्केट वापस ओपन हुई है तो मार्केट में एकदम से हमें सेलिंग नज़र आई, लेकिन मार्केट ने इमीडिएटली उसको भी रिकवरी दे दी। अब मार्केट में क्या करना है, मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट बना रही है, कोई मसले की बात नहीं है। 167 एक अच्छी सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे को मार्केट जाके वापस 168 को टेस्ट कर देगी, ठीक है। और 168 को टेस्ट करके थोड़ी सी इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है आपको 167,500 तक, और एंड देन उसके बाद मार्केट अगर मज़ीद ऊपर जाती है तो 169,000 की इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। ओवरऑल मार्केट ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। पहले हमारे काफ़ी लोगों की ने रिक्वेस्ट थी कि यूनिटी के बारे में आप एनालिसिस करें, तो मैं उसका पहले सबसे एनालिसिस कर देता हूं आप लोगों को। बेसिकली यूनिटी का मसला ये है कि यूनिटी यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे जमा हो रहा है, ये इसकी बहुत जो है एक मेजर जोन है जिसको अगर ये नहीं तोड़ता तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आरएसआई जो है वो भी इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही थी और इनफैक्ट अभी भी इसको जो है रिस्पेक्ट दे रही है। ऐसा इशू नहीं है कि अगर हम इसको यहाँ से देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस में फॉर्म हो रही है और इसकी जो डाइवर्जेंस है वो वक्त के साथ मैच्योर हो रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें जो है हमें एक अच्छा पंप नज़र आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली बात वही है कि ये इस टाइम एक तरह से कंसोलिडेशन जोन में चला गया, जिसमें मसला ये आता है कि लोगों के नर्व्स बहुत टेस्ट होते हैं। लोगों को होता है यार सारी मार्केट चल रही है, सारे स्टॉक चल रहे हैं, हमारा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा। वो इसीलिए नहीं चल रहा होता क्योंकि आपने उसको कंसोलिडेशन जोन में ले लिया होता है। जब मार्केट जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रैली करा के ऊपर जाती है और वहाँ से नीचे आती है और वो भी एक छोटे स्टॉक के साथ ये काम
होता है, तो उसमें एकदम से पंप नहीं आता, उसको जमा होना पड़ता है। उसके बाद उसमें आपको एक वापस जो एक रिटर्न होता है उस स्टॉक का, वो आपको मिलना शुरू होता है। ये एकदम से जिस तरह गनी हो गया, साजगार हो गया कि वो गिरते हैं एकदम बढ़ जाते हैं, एनआरएल हो गया, हर स्टॉक उस तरह परफॉर्म नहीं करता। स्पेशली जो इतने छोटे वाले स्टॉक्स हैं ये इस तरह से परफॉर्म नहीं करते। ये एक बार अगर इतनी बड़े लेवल से गिर जाएँ तो उसमें फिर उनको टाइम लगता है, थोड़ा सा नीचे जमा होते हैं, देन उसके बाद उनमें परफॉर्म होना वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जमा हो रहा है 21.4 की जो है, इसको नहीं ब्रेक करा, कि इसको ब्रेक कर भी दिया तो 20.80 जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, जहाँ से इसने पहले भी टेस्ट करके रिजेक्शन ली थी। ठीक है, अगर यहाँ से निकलता है तो उसमें ऊपर आपके पास टारगेट तो काफ़ी सारा मौजूद है, अराउंड 30 तक इसमें टारगेट ईजीली मौजूद है। और वैसे तो अगर हम इसका ऊपर का टारगेट देखें तो 35 का टारगेट भी मौजूद है, लेकिन ये है कि ये 20.80 को नहीं तोड़ रहा। अब जहाँ तक बात है कि मैं इसकी बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि नहीं, तो अभी नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन इसका ब्रेक होने दें। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ये आपको तंग करेगा और आप फिर यही कहेंगे यार सारे स्टॉक चल रहे हैं, मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है। एटलीस्ट इसको 23.50 को ब्रेकआउट देने थे। 23.50 का ये ब्रेकआउट देगा, अपना इस बॉक्स को ब्रेक कर देना, देन इसके बाद जो है इसमें आपको एक अपसाइड मूव आपको नज़र आएगी। ये जो बॉक्स है ना, ये इसका बॉक्स जमा हो रहा है, ठीक है, इसको इस बॉक्स को ब्रेकआउट देने दें। तो 23.50 का ब्रेकआउट इसका आने दें। जैसे ही इसका ये ब्रेकआउट आएगा इसके बाद ये वापस आके इस बॉक्स के जो है ऊपर आपको यहाँ पे एक रीटेस्ट देता हुआ नजर आएगा। देन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिलाऊंगा 23.50 के पास, एंड देन फिर इंशाल्लाह इसमें आपको मूव नज़र आएगी और इसमें आपको एक अप ट्रेंड भी होता हुआ नज़र आएगा। इसके फ़िलहाल मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आप लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार सारे स्टॉक चल रहे हैं, मेरा स्टॉक नहीं चल रहा। अच्छा, एफएफसी की बात आ जाती है तो एफएफसी मैंने जो है सबको दिलाया था डे एंड से पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारी प्रॉफिट टेकिंग हमने की है और हमारा जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट बन गया। इवन मैंने कल भी दिलाया था, कल जाते हुए भी एफएफसी दिलाया था और उसमें भी हमने सुबह पम्प में इसको बेचा और प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद दोपहर को दोबारा हमने लिया सेकंड सेशन के लिए, लेकिन उससे पहले ही ये परफॉर्म करना शुरू हो गया था। और उसके बाद अभी ये है कि अब इसमें क्या करना है, अब इसमें एसएल थोड़ा सा समय दूर हो गया, 556 का एसएल है, इसको नीचे वापस आने दें। ये आके अगर इसको रीटेस्ट करता है और 556 के एसएल के पास मिलता है, या एटलीस्ट 556 खुद नहीं टेस्ट करता लेकिन नीचे आके यहाँ पे कहीं 560 562 के बाद भी अगर अपना लो पोस्ट करता है ना, तो हम यहाँ पे एसएल रख के इसको दोबारा कंसिडर कर लेंगे। अभी मसला ये है कि अराउंड कोई 10 रुपये का एसएल बन रहा हो, इतना बड़ा एसएल देते हुए मेरी बड़ी जान जाती है। मैं एक बार साजियो जैसे स्टॉक पे 10 रुपये का एसएल रिकमेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिट्रेस करें, देन इंशाल्लाह इसमें बनाते हैं। जो लोग लेके बैठे हुए हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि ये आपकी रेजिस्टेंस है, इनमें आपने इससे एग्जिट करना है। 570 पे 570 575 इसकी जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगी। उसके बाद ये एफईजी पड़ी है और एफईजी को अगर ये फिल करने जाता है तो ये एटलीस्ट इसमें जो है ना 580 तक जगह मौजूद है। सो अभी 567 चल रहा है, उस हिसाब से आप देखें कि ईजिली इसमें 13 रुपये जो हैं मौजूद हैं। इसके बाद आ जाता है मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक में क्या करना है, काफ़ी टाइम से मिज़ान बैंक जो है वो डिप्रेस चल रहा है और इसमें उम्मीद है कि यहाँ से ये परफॉर्म करेगा। वैसे तो इसमें ये बुलिश पैटर्न अपना फॉर्म कर रहा है, अगर हम देखें तो ये इसका जो है पैटर्न जो है ना, ये बुलिश पैटर्न को कहा जाता है और ये यहाँ से आपको ईज़िली जो है ना 470 480 लगाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको लेते हैं 430 या 431 का एसएल रख के इसको लेते हैं तो इसमें ईज़िली जो है ना अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो आपको 450 460 470 इवन 480 तक इसमें ईज़िली जगह मौजूद है। इसके बाद 88 से मिनट आपको याद होगा मैंने कल भी इसमें आप लोगों को एंट्री दिलवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये जो है इसमें जगह मौजूद है, एक इसमें ये गैप है ये फिल होगा और उसके बाद ऊपर एक एफईजी है ये फिल होगी और देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है इसमें फिल हुई हैं। अब ये है कि जो इसमें लेके इसको बैठे हुए हैं 86.70 का एसएल रखें और ऊपर अगर यहाँ से गया तो इसमें 91 92 का पहला जो है रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिलेगी। उसके बाद एक और ये छोटी सी एफईजी पड़ी है जो कि आपको 93 93.5 तक ले जाएगी। इसके बाद आ जाता है एसवाईएस में क्या करना है, इसका जो है 150.80 का एसएल है और 53 चल रहा है। मैंने ये जाते हुए भी दिलवाया था, उस टाइम थोड़ा सा मज़ीद नीचे भी मिल रहा था और अब यहाँ से ऊपर गया तो इसमें अपसाइड जो जगह मौजूद है वो 55 एंड 55 के बाद इसमें 58 एंड देन 60 की ईज़िली जगह मौजूद है। छोटा सा इसमें एसएल बन रहा है। इसके बाद एसएनजीपी है, काफ़ी लोग पूछते हैं एसएनजीपी के क्या करना है, 114.80 का एसएल रख ले इसमें। यहाँ से ऊपर इसने अगर इंशाल्लाह 116 से ये यहाँ से रिवर्स करता है तो इसमें जगह काफ़ी मौजूद है। आज इवन कल भी मैंने दिलाया था और हमारी सुबह जो है इसमें टीपी हिट हुई थी। अब यहाँ से ऊपर गया तो 118 एंड 121 123 और इनफैक्ट अगर ये आप इसको रखने वाले बने तो सर इसमें
ये गैप पड़ा हुआ है जो कि डिविडेंड का गैप है और ये 130 तक इस गैप को फिल करेगा इंशाल्लाह। 130 जो है इसने गैप आके फिल करना है और उसमें फिर आप देख लें अगर 116 से जाता है तो आपको ना करते हुए भी इसमें 14-15 रुपये मिल रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है हपको की। हपको में क्या करना है, छोटा सा एसएल है 221.90 का इसमें एसएल आपका मौजूद है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आपके पास सरकार सीधा 225, 228 और 230, 235 तक जगह मौजूद है। मैंने इसमें भी आप लोगों को याद होगा बताया था कि 2 गैप पड़े हैं, दोनों फिल होंगे और आप देखेंगे ये 218 वाला गैप भी फिल हुआ है इसका, जो ये वाला गैप था ये भी फिल हुआ और इसके बाद इसका ये वाला गैप भी जो है इसने आके ऑलमोस्ट यहाँ तक फिल किया 230 तक, लेकिन ये 235 तक पड़ा है और इसको भी यहाँ पे इंशाल्लाह ये वापस अपसाइड जाके गैप को फिल करेगा। तो ये 2 गैप भी इंशाल्लाह, एक तो इसका फिल हो गया है, दूसरा गैप इसका फिल हो जाएगा। तो इसमें भी ये है 221.90 का एसएल है, वो हिट हो तो बाहर आ जाए, कोई इतना बड़ा एसएल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड मूव दी तो आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा टिल 235। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट माड़ी है। माड़ी बहुत जमा हो गया है 700 पे, मैं भी ग्रुप में भी लोगों को ये कह रहा था कि काफ़ी ये जमा हो गया है और यहाँ से अगर ये आपको 698.50 को नहीं ब्रेक करता तो इसमें अपसाइड जगह मौजूद है। और अपसाइड इसमें जो पहले इसके टारगेट्स हैं वो अब 710, 715, 720, 725, 730, इवन 740 तक इजीली इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद गनी आ जाता है। गनी में वैसे भी आपको पता है न्यूज़ थी, इसके बाद इसमें एक 780 से अराउंड 840 तक का गेन आया था, लेकिन अभी जो है 828 का इसमें एसएल है, हिट हो जाए तो बाहर आ जाए। कोई इतना बड़ा एसएल नहीं है 800 रुपये के स्टॉक में, लेकिन अगर यहाँ से परफॉर्म किया तो आप देखें कि इसमें एक अच्छी गेन आपको मिल जाएंगे। पहला इसका टारगेट ही आपको सीधा 850, उसके बाद 870 का मिल रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा इसमें गेन है और छोटा सा एसएल बन रहा है और ऊपर गेन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। तो अगर आप इसको भी यहाँ पे कंसिडर करें तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको अच्छे गेन मिल जाएंगे। बाकी ये है कि कोई भी अगर आप स्टॉक लें, हमेशा ये बात याद रखें कि आपने जो भी स्टॉक लेना होता है उसमें आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपने उतनी क्वांटिटी लेनी है कि अगर उस पर एसएल हिट हो तो आपका लॉस इतना लॉस हो कि आपके लिए वो बर्दाश्त किया जा सके, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि आपने चीज़ों को प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है, अच्छा यार टीपी इसकी इतनी है तो मैं इतना ले लूँ, नहीं, हमेशा आपने उसका एसएल कैलकुलेट करना है कि यार मेरा एसएल कितना बन रहा है और उस एसएल के हिसाब से आपने अपनी क्वांटिटी लेनी है कि अगर मेरा एसएल हिट होगा तो कितने का लॉस होगा। प्रॉफिट को देख के या टीपी को देख के कभी भी आपने क्वांटिटी नहीं लेनी होती, हमेशा आपने लॉस को देख के लेनी होती है। यही फ़र्क जुए में और स्टॉक मार्केट में होता है कि जुए में आपको अपना लॉस नहीं पता होता, लेकिन जो भी स्टॉक मार्केट होती है, जो कमोडिटी मार्केट होती है, जो ट्रेडिंग होती है, उसमें आपको अपना लॉस पता होता है। आप सबसे पहले अपना लॉस कैलकुलेट करते हो, फिर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो आपका ना लॉस अपना ऐसे कैलकुलेट करना है, आपने देखना है यार अच्छा मेरी एसएल कितने का है। अगर एसएल आपका 2 रुपये का बन रहा है और आपने 1000 शेयर लिए हैं तो आपने देखना यार मेरा 2000 का लॉस बन रहा है, क्या मेरे लिए काबिल कबूल है। अगर है तो आप 1000 शेयर लें, अगर आप कहने यार ये तो कम है तो आप 2000 शेयर ले लें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 2000 शेयर पे 4000 रुपये का अगर मेरा ऐसा लगा तो मेरे लिए ज़्यादा है तो फिर आप 1000 शेयर लें, ठीक है। और अगर 1000 ज़्यादा है तो 500 लें, ठीक है। तो हमेशा अपना लॉस कैलकुलेट किया करें क्वांटिटी के अगेंस्ट और एसएल के अगेंस्ट, एंड देन फिर आप जो है अपना टीपी की तरफ जाया करें। इंशाल्लाह उसमें यह है कि आप किसी स्टॉक में कभी फंसेंगे भी नहीं और अगर कभी एसएल लगवाने का टाइम भी आया तो आप इजीली उसका एसएल लगवा देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी एक टिप थी जो कि मैंने इस मार्केट में सीखी और मैं चाहता था आप लोगों तक भी ये मैं शेयर करूँ। इसके अलावा कोई आप लोगों की क्वेश्चंस हों, कोई आप लोगों के स्टॉक्स हों जिनके बारे में आप एनालिसिस चाहते हों तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, या मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें यूट्यूब पे या डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहाँ कर दें। मैं दोनों जगह पे अवेलेबल होता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।